करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और हम लोग कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि आज के शो में क्या है खास। IT के रडार पर आए मूनलाइटिंग प्रोफेशनल्स कैसे दें नोटिस का जवाब। विरासत में मिली संपत्ति पर एनआरआईज के लिए कैसे तय होती है टैक्स की देनदारी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि बिल बुक के इनवॉइस सीरीज में हुई गड़बड़ी तो कैसे इसे सुधारें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं जो मून लाइटिंग कर रहे थे, यानी जो एक अपनी मुख्य नौकरी तो कर ही रहे थे जहां से उनको पैसा आता था, लेकिन साइड में वो कई सारी दूसरे जगह पार्ट टाइम जॉब के तौर पर या फिर फुल टाइम जॉब के तौर पर काम कर रहे थे, चूँकि वर्क फ्रॉम होम था। तो वहाँ से जो पैसा आया, कई लोगों ने उस पैसे पर इनकम टैक्स नहीं चुकाया। अब ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग जो है पकड़ रहा है, ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा है। अगर आपके पास भी ये नोटिस आया है तो इसको कैसे जवाब दें और अब कैसे इस भूल चूक को सुधारें, इस पर सबसे पहले बातचीत करेंगे। गौरी, मेरा तो सवाल ये था कि जो लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं या फिर साइड में कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा आता है, तो ऐसा कैसे होता है कि इनकम टैक्स विभाग को पता नहीं चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके 26 AS होता है, AIS होता है। बिल्कुल 26 AS में भी आपका अमाउंट आता है, AIS में भी आता है, लेकिन देखिए हर अमाउंट 26 AS और AIS में नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जहां काम कर रहे हैं वहां से हम इतनी छोटी रकम ले रहे हैं कि हमारा TDS नहीं कटा, या वो व्यक्ति TDS काटने के लिए लायबल नहीं है। सपोज कीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, उनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना, उनको TDS नहीं काटना, तो उस केस में हमारा TDS नहीं कटा, तो हो सकता है कोई रकम हमारे पास ऐसी आई है जिसपे हमारा TDS नहीं कटा, लेकिन ये रकम छोटी होगी, अब छोटी होगी, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं जहां पे उनको TDS काटने की लायबिलिटी नहीं है, या फिर वो रकम इतनी छोटी है कि वो रकम TDS के सेक्शन में फॉल नहीं करती। लेकिन कई बार लक्ष्मण ऐसा भी होता है कि जो अमाउंट है वो 26 AS में आ तो रहा है, लेकिन जो सैलरीड लोग हैं वो सिर्फ अपने फॉर्म 16, क्योंकि आदत पड़ी हुई है फॉर्म 16 को सब कुछ मानने की, तो फॉर्म 16 उठाते हैं और अपने रिटर्न भर देते हैं और देखते ही नहीं है कि कहीं और रिपोर्टिंग भी हुई है, आपकी AIS में कोई फिगर आ रही है, 26 AS में आ रही है। तो अगर तो वो फिगर आ रही है फिर तो आपको वैसे ही दिखानी बहुत जरूरी थी, 100% आपको नोटिस आएगा। अगर आपने नहीं, उसमें नहीं आ रही और आपने नहीं दिखाई तो भी नोटिसेस जारी हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो इनकम भी दिखानी थी। ऐसी कई सारी इनकम होती है जो आप अपनी रिटर्न में नहीं दिखाते हैं लेकिन आपको दिखानी चाहिए। अब चूंकि नोटिस आ रहे हैं और जिनके पास नोटिस आ गए हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको नोटिस आने वाले होंगे, लोग डर रहे होंगे शायद हमें भी नोटिस ना आ जाए, तो उनके पास क्या उपाय है बचने का? देखिए, एक बार आपके पास नोटिस आ गया तो आपको पहले तो या तो ये प्रूफ करना है कि ये आपकी इनकम नहीं है, अगर वो गलत नोटिस है। बट अगर तो वो आपकी इनकम है, जेन्युइनली आपने वो रिसीव की है, आपने कमाई है, तो आपको उस पर टैक्स तो देना था। अब आपने क्योंकि वो टैक्स नहीं दिया, तो अब नोटिस के रिप्लाई में आपको वो जो अमाउंट उन्होंने डिमांड किया है वो आपको टैक्स उस पर भरना होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी भरना होगा, क्योंकि आप ये जो लेट पेमेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट आपको देना होगा। और उसके बाद जब आप ये कर देंगे, हो सकता है गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी का नोटिस भी जारी करे। अब उसमें आपकी पेनल्टी का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उस पर आप कितना कन्विंस कर पाते हैं अपने असेसिंग ऑफिसर को कि वो कम पेनल्टी लगाएं कंसीलमेंट की, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे प्रूफ करते हैं उसको। लेकिन इसमें जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है और मान लिया जो उनको लगता है कि नहीं हमें ये बताना चाहिए था, नहीं बताएं, तो जो रिवाइज रिटर्न करने की जो सुविधा है, क्या उसमें हम लोग इसको दिखा सकते हैं तो बच जाएंगे कि नहीं? देखिए, अभी जो नोटिसेस आए हैं वो आए हैं 19, 20, 21 के, तो उसके रिटर्न तो अब आप रिवाइज कर नहीं सकते। लेकिन इस साल आपने जो रिटर्न भरी है अपनी, जो आपने जुलाई के महीने में 31 जुलाई तक रिटर्न भरी होगी, वहां पे अगर आपने कोई इनकम अपनी हाइड की है या गलती से छूट गई है, तो वो आप दिसंबर 31 तक रिवाइज कर सकते हैं। तो इस साल के लिए तो आपके पास समय है रिवाइज करने का, लेकिन पीछे का समय निकल चुका है। हाँ, अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हैं 2 साल तक, लेकिन उसमें जैसे हमने पहले कई शोज में उसको डिस्कस किया है, उसमें आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा जो आपका बनता है, प्लस आपकी पेनल्टी लगेगी जो आपने कौन से साल में आप भर रहे हैं उस हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी। तो 2 तरीके हैं, इस साल की रिटर्न रिवाइज हो सकती है, पिछले 2 साल की रिटर्न अपडेट हो सकती है।
है, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। तो अपडेट वाले रिटर्न में अगर हम अपने इस मून लाइटिंग वाली आमदनी को जोड़ दें तो उसमें पेनल्टी से बच सकते हैं कि नहीं? देखिए, पेनल्टी आपको इनिशियल पेनल्टी तो देनी होगी। जो अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन है वो सेक्शन ही बोलता है कि अगर आप 12 मंथ्स में अपने रिटर्न करते हैं तो आपको इतनी पेनल्टी है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में करते हैं तो इतनी पेनल्टी है, वो तो आपको देनी ही देनी है। तो आप जो सरकार नोटिस इशू करेगी और पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज करेगी उससे बच जाएंगे, बट पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। ये भी कि नोटिस आने के बाद तब आप रिवाइज करने जा रहे हैं तो फिर आपको पेनल्टी भारी भरकम देनी पड़ेगी। सरकार मान लेती कि हमने पकड़ लिया तब आप जाकर रिवाइज करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। नहीं, एक बार नोटिस आ गया तब तो फिर तो नोटिस का जवाब देके नोटिस को आपको जो वो पूरी जो आपके तरीका होता है नोटिस को डील करने का वो तो करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं बिल्कुल। तो इसमें दो सबक है। पहली बात, अगर ऐसी कोई आमदनी है जो आपने जाने अनजाने में इनकम टैक्स विभाग से छुपाई है तो आप बिल्कुल बता दीजिए, जो पेनल्टी लगना होगा वो तो लग ही जाएगा। अगर पिछले कारोबारी साल का यानी करंट असेसमेंट ईयर का है तब तो आप करके बच सकते हैं रिवाइज रिटर्न करके, लेकिन कोशिश करिए कि जो आमदनी उसको साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि इतने सारे अब टूल्स हैं इनकम टैक्स विभाग के पास कि आप बच नहीं पाएंगे, ये जान समझ लीजिए। क्योंकि अब सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो लेकिन टैक्स कम से कम कैसे दें, इसके लिए तो टैक्स गुरु आपके पास है। टैक्स की देनदारी कम करने के कानून के दायरे में रहकर हर वो रास्ते हम आपको बताते हैं, इसलिए टैक्स चुकाइए। लेकिन टैक्स की देनदारी कैसे कम हो ये जानना हो तो हमारे पास आइए और tax@moneycontrol.com पर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ है उड़ीसा से भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर से अंबिका प्रसाद महापात्रा जी। महापात्रा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बताएं, क्या सवाल है आपके पास? बात ये है कि माय फादर इज डिसीज्ड, उनका एक हाउस प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसको हम अभी बेचने का सिलसिला शुरू किया है, तो 1-2 में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेरा शेयर करीब 20 लाख आता है, इसमें कोई टैक्स देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा? वही सवाल पूछना था। अगर टैक्स ही देना है तो किस हिसाब से? ठीक है जी, मैं ऑलरेडी टैक्स पेयर हूँ। ठीक है। तो देखिए, जो आपके फादर की प्रॉपर्टी है बेसिकली आपने वो इनहेरिट की है अपने नाम पे। तो जब आपने इनहेरिट की होगी, यानी कि जो फादर की प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद आपके नाम पे हुई होगी, तब आपने कोई टैक्स नहीं दिया होगा क्योंकि उसके ऊपर तब कोई टैक्स नहीं देना था। लेकिन अब क्योंकि आपने कहा आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो जब आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आपका शेयर है जैसे 20 लाख रुपए, तो आपको पहले उसकी वैल्यू निकालनी होगी कि उन्होंने आपके फादर ने वो कितने में खरीदी थी। अगर आपके फादर ने 2001 से पहले खरीदी थी तो आप 2001 के हिसाब से वैल्यू लेंगे और उसके लिए आपको किसी वैल्यूएशन ऑफिसर से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी होगी कि 1 अप्रैल 2001 को इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू थी। उसके हिसाब से आपको उस पर इंडेक्सेशन करनी होगी। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे, यानी 2001 में अगर आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करते करते आज वो कितने अमाउंट की हो गई है। उसके बाद अगर सपोज कीजिए आपका वो वैल्यू आ रही है 18 लाख रुपए और आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए पे, तो जो 2 लाख रुपए का आपको गेन हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि अगर आप वो टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर ये भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के कैपिटल गेन को उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका टैक्स बच जाएगा। तो बिल्कुल हमें लगता है टैक्स इस तरह से बचा सकते हैं। महापात्रा जी और कोई सवाल तो नहीं है, आप संतुष्ट हैं जवाब से? सवाल ये है कि वो जो मेरे को जो इनकम होगा वो इट इज माय शेयर। हम ना 6 लीगल एयर है ना, माय शेयर विल कम टू अराउंड 20 लाख। अच्छा, बस वही देखिए, आपको बेसिकली आपको सिर्फ अपना शेयर ही देखना है। सपोज कीजिए पूरी प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो आप पहले पूरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे और आप उसको अपना शेयर में डिवाइड कर देंगे। सपोज कीजिए आप 50% के मालिक हैं तो आप उसको 50% पे ले आइए, तो आपका शेयर हो गया 25 लाख और आपकी जो पूरी प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू आई है 40 लाख तो आपके शेयर की वैल्यू हो गई 20 लाख। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगी, टोटल को आप अपने शेयर से डिवाइड कर देंगे। आपको पूरे शेयर पर कैपिटल गेन नहीं देना है, जो आपका शेयर है उतने पे ही आपको कैपिटल गेन देना है।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझनें अब दूर हो गई होंगी। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर AIS और आपके ब्रोकर रिपोर्ट में कैपिटल गेन में नहीं मेल खा रहा है तो क्या है रास्ता इससे बचने का, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल अहमदाबाद से आया है दीपक डोडिया जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? I already sold some shares of Vodafone Idea with the huge loss and should I how वो 8 साल के लिए so far I know कि वो लॉन्ग टर्म का है तो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई है जो बेनिफिट उसमें ले सकता हूँ टैक्स वाला हुआ? ठीक है, देखिए, बेसिकली आपको किसी एक स्टॉक में आपको लॉस हुआ है, तो जो आपको लॉस हुआ है कैपिटल लॉस, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कैपिटल गेन से। तो सपोज कीजिए आपने जिस साल में उस शेयर को बेचा और आपको लॉस हुआ, सपोज कीजिए 1 लाख का लॉस हुआ, और उसी साल में आपको किसी और शेयर में या और शेयर्स में आपको 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट में से ये 1 लाख माइनस हो जाएगा और आपको बैलेंस अमाउंट पे टैक्स देना होगा। अब सपोज कीजिए आपका उस साल उस फाइनेंशियल ईयर में कोई गेन ही नहीं था, तो इसको आप जैसे आपने कहा 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिस भी साल में आपको गेन होगा आप उसको उससे एडजस्ट करके अपने गेन में से माइनस करके कम अमाउंट पे टैक्स देंगे। ये इसमें दीपक साहब आपके सवालों का जवाब मिल गया? कुछ और इसमें कंफ्यूजन आपको? No, this is the max I require. Thank you very much. ओके, थैंक यू। और फिर कोई उलझन हो तो बताइएगा। और आपका जो टैक्स से जुड़ा हुआ इक्विटी इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे मार्केट आवर में कई सारे शोज होते हैं, वहाँ पे कॉलर शोज होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो। वहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट वहाँ पे रहते हैं जो आपको इस तरह के सवालों का जवाब दे सकेंगे। गौरी, लेकिन ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो हम शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर कब तक रखें कि लॉन्ग टर्म लगेगा, कैसे टैक्स बचाएं, तो इसमें कॉमन फार्मूला क्या अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण, जो 2018 की डेट थी 31 जनवरी 2018, उससे पहले जो हमें लॉस होता था कैपिटल गेन लॉस इक्विटी पे, वो हमारा डेड लॉस होता था, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी गेन के ऊपर भी सरकार हमसे कोई टैक्स नहीं ले रही थी। लेकिन अब क्योंकि जो इक्विटी का गेन है वो भी टैक्सेबल हो गया है, तो उसका लॉस भी आपको एडजस्ट करने के लिए मिलता है। प्लस आपको ध्यान होगा हमने कुछ शोज किए हैं जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से आप ड्यूरिंग द ईयर 1-1 लाख का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चाहे आप उस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं, आप वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसी रेट पे दोबारा शेयर खरीद लीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं टैक्स बचाने के लिए अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। एक सवाल आया भी हमारे पास कोलकाता से गौतम रॉय जी का। ये दरअसल इनका असेसमेंट ईयर के लिए, इसी असेसमेंट ईयर के लिए कह रहे हैं, ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। इसी असेसमेंट ईयर के लिए इनका इंट्राडे 5 करोड़ रुपए पार कर गया है, जहां 20% इनको मार्जिन देता है जो इनका ब्रोकर है। अब ये पूछने की हमारी टैक्स की देनदारी क्या होगी? देखिए, जो इंट्राडे की इनकम होती है, सबसे पहले तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है, क्योंकि इंट्राडे में आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं मिलती, आप सेम डे उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अब आपने जो 5 करोड़ की बात की है, इससे मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको ऑडिट कराना है या नहीं कराना, क्योंकि ऑडिट की लिमिट, टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ के ऊपर होती है, या जो सेक्शन अब कहता है कि 10 करोड़ की लिमिट है अगर आपका जो एक्सपेंस या आपका रेवेन्यू 5% से ज्यादा कैश में नहीं है। तो अगर आप सोलली इंट्राडे कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे आप कैश में नहीं कर सकते, आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो ये लिमिट आपके लिए हो जाती है 10 करोड़। तो अगर आपने 5 करोड़ के टर्नओवर में इंट्राडे किया है तो आपको ऑडिट नहीं कराना। जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाएगा, और जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस अगर आपको लॉस हुआ है तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। स्पेक्युलेटिव लॉस को आप किसी और हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये 5 करोड़ के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मार्जिन पे की या फिर टोटल? देखिए, अगर मार्जिन मिला है तो मार्जिन से बेसिकली आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं, तो आपका वो भी इंक्लूड होगा। मार्जिन का मतलब ये नहीं है कि वो आपके कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। मार्जिन से अगर आपने एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे हैं, डेफिनेटली आपको वो अपने टर्नओवर में इंक्लूड करना है। चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया गुजरात से HA मोदी साहब का। मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। बताएं टैक्स गुरु कैसे आपको मदद कर सकता है? मैडम गौरी मैडम है ना? हाँ, गौरी मैडम है।
मैडम मेरा सवाल है एआईएस फीडबैक के बारे में है। ऑफ मार्केट जो ट्रांजैक्शन सेल सिक्योरिटीज का बताता है उसमें परचेज वैल्यू कॉस्ट नहीं इंक्लूड होती, उसकी वजह से कैपिटल गेन में डिफरेंस होता है जो ब्रोकर देता है और ये एआईएस इंफॉर्मेशन में जो आता है वो है। तो उसको कैसे एडिट किया जाए, उसको फीडबैक देने के भी वो अपडेट नहीं होता है परचेज वैल्यू। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो आपका एआईएस में रिपोर्टिंग हुई है, अगर उसमें आपको कुछ भी लगता है कि आपका डिफरेंस है तो आपको उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्चुअल सही फिगर्स हैं तो आपको एआईएस में अगर कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आपका परचेज वैल्यू उसमें कुछ अलग आ रही है, तो आप उसका एक तो देखिए हो सकता है कि वो परचेज वैल्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आ रही हो और आपकी जो परचेज वैल्यू आ रही है वो पिछले किसी साल से भी इंक्लूड हो रही हो, कुछ डिफरेंस हो सकता है। हालांकि अगर वो सब नहीं है, जेन्युइनली आपकी परचेज वैल्यू फर्क है आपके रिकॉर्ड से, तो आप उसमें फीडबैक डालिए। फीडबैक डालने के लिए आपको एआईएस खोलना होगा और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना होगा। नीचे आपका फीडबैक का ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपके ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शंस आएंगी कि क्या आप रीजन दे रहे हैं कि ये इसमें क्या गलती है या क्यों ये अमाउंट आपको सही नहीं लग रहा है, या जो भी उसमें ऑप्शंस हैं आपको जो भी रेलेवेंट लगती है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। अगर आपको वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक दो बार उसको ट्राई कीजिए, एक तो वो हो जाएगा, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर बाय चांस नहीं भी हो रहा, आपका परचेज वैल्यू आपकी एडिट नहीं हो पा रही है और आपके पास जेन्युइनली सही फिगर्स हैं, तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। मोदी जी, अब तो कोई टेंशन नहीं है? तो उसका कोई टेंशन नहीं है सर। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, वो एचआरए के एग्जाम्पशन के रिलेटेड है अंडर सेक्शन 1010 मैडम। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? उसमें सेक्शन अंडर 10 में मेरा सीए जो है वो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरा एचआरए कम्प्लीटली वो माइनस कर देता है अंडर सेक्शन 1013 में। वो बताता है कि आपके पास में एक ही ऑक्यूपाइड घर है, हाउस है, तो आप उसको एग्जाम्पशन ले सकते हो। इज इट ट्रू मैडम? देखिए, अगर आप जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आपके पास वहाँ पे कोई घर नहीं है, आप ऑफिस के पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए रह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहे हैं, आपको एक्चुअल में कंपनी एचआरए दे रही है और आप रेंट भी दे रहे हैं, जिसमें आपको जो रेंट की ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन हुई है, आपके पास रेंट अग्रीमेंट है जिसपे वो अमाउंट लिखा है, और जो आपका एचआरए की कैलकुलेशन है वो एज पर सेक्शन 1013A है, जिसमें आपको 3 फिगर्स दी जाती हैं, जिसमें से आपको लोएस्ट लेना होता है, तो आप वो एचआरए क्लेम कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि एनआरआई को अगर विरासत में मिली है कोई संपत्ति तो कैसे बंद